दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई मनगढ़ंत या किताबी किस्सा नहीं है। ये घटना आज से ठीक 3 साल पहले मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित एक छोटे से गांव घोटा में घटी थी। यह बीती एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उनके परिवार के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप उस गांव के उस सुनसान विशाल पुराने मकान में खड़े हैं, जहां रात का सन्नाटा भी चीखने लगता है। तो दोस्तों, सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं अनचाही रात की डरावनी कहानी। अक्टूबर का महीना था। बैंक से रिटायरमेंट के बाद 60 वर्षीय रमेश चंद्र जी ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर अपने पुश्तैनी गांव में एक पुरानी हवेली नुमा घर खरीदी। शहर के शोर शराबे से दूर वे अपनी पत्नी सावित्री और 22 साल के बेटे आरव के साथ एक शांत जीवन बिताना चाहते थे। मकान बहुत बड़ा था, पुराने जमाने का। ऊंची छतें, मोटी दीवारें और विशाल आंगन। लेकिन जिस दिन वे लोग उस मकान में शिफ्ट हुए, उसी पहली शाम एक अजीब सी बात हुई। अरे सावित्री, ये हवा में चमेली के तेल और जलती हुई लकड़ी की महक कहाँ से आ रही है? रमेश जी ने घर के आंगन में टहलते हुए पूछा। सावित्री जी ने रसोई से बाहर झांककर कहा, पता नहीं जी, मुझे तो शाम से ही लग रहा है जैसे कोई आसपास चमेली का तेल लगा रहा हो। शायद पड़ोसी के घर से आ रही होगी। लेकिन पड़ोस का घर वहां से कम आधा किलोमीटर दूर था। उस रात करीब 1:30 बजे आरव की नींद खुली। उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे के ठीक बाहर गंदे कपड़ों के ढेर पर कोई रेंग रहा है। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद चूहा होगा, और वह वापस सो गया। पर वह यह नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। सप्ताह बीतते बीते वो महक और भी गाढ़ी होती गई, और उसके साथ ही शुरू हुआ खौफ का वो सिलसिला जिसने पूरे परिवार की नींद हराम कर दी। हर रात ठीक 2:15 बजे छत पर किसी के भारी जूते पहनकर टहलने की आवाज आती। आवाज इतनी साफ होती कि छत की खड़ियां तक चटकने लगती। रमेश जी ने शुरू में सोचा कि शायद कोई चोर या गांव का शरारती लड़का है। एक रात वे टॉर्च और लोहे की लाठी लेकर आरव के साथ छत पर पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने छत का भारी दरवाजा खोला, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरी छत खाली थी, चारों तरफ सन्नाटा, और वही तीखी चमेली के तेल की खुशबू। पापा, नीचे देखिए, आरव ने कांपती उंगली से इशारा किया। छत की मिट्टी और धूल पर इंसानी नंगे पैरों के निशान बने हुए थे। पर खौफनाक बात यह थी कि वे निशान सीधे चलते हुए छत की मुंडेर दीवार तक गए थे, और दीवार के पार हवा में जाकर खत्म हो गए थे, जैसे कोई हवा में चलकर गायब हो गया हो। रमेश जी के हाथ से लाठी छूटकर गिर गई। उस रात के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। घर के भीतर का तापमान अचानक इतना गिर जाता कि गर्मियों की रात में भी सांसें भाप बनकर उड़ने लगती। असली क़यामत उस रात आई जब रमेश जी को किसी काम से 2 दिनों के लिए शहर जाना पड़ा। घर पर सिर्फ सावित्री जी और आरव अकेले थे। रात के करीब 1 बजे सावित्री जी को प्यास लगी। वे पानी पीने के लिए नीचे रसोई में गई। रसोई में अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया, उनका हाथ किसी बर्फीले ठंडी चीज से टकराया। यह कोई स्विच नहीं था, यह किसी इंसान का गीला सड़ा हुआ हाथ था। सावित्री जी की चीख निकल गई। उन्होंने झटके से
हाथ पीछे खींचा और जोर जोर से रोने लगी। तभी रसोई के कोने से जहाँ मटके रखे थे एक भारी और गुड़गुड़ाती हुई आवाज आई। सावित्री, बहुत सुंदर घर बनाया है तुमने, पर यह घर मेरा है। सावित्री जी बदहवास होकर उल्टे पैर भागी और आरव के कमरे में घुसकर अंदर से सिटकिनी बंद कर ली। आरव हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि उसकी माँ डर से थर-थर कांप रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? आरव ने पूछा। तभी कमरे के लकड़ी के दरवाजे पर बाहर से 3 बार भारी दस्तक हुई और फिर दरवाजे के नीचे की संकरी दरार से काले रंग का गाढ़ा बदबूदार खून रिसकर कमरे के अंदर आने लगा। आरव ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। दोनों कमरे के कोने में दुबक गए। बाहर से किसी के भयानक तरीके से हंसने की आवाजें आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ खिसियाकर हंस रहे हो। वह रात उन दोनों ने मौत के साए में आंखें बंद करके बिताई। सुबह होते ही जब रमेश जी वापस लौटे और उन्होंने घर का मंजर देखा तो वे दंग रह गए। सावित्री जी को तेज बुखार था और वे सदमे में थी। रमेश जी तुरंत गांव के सरपंच के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। सरपंच ने एक लंबी सांस ली और चेहरे पर गंभीर चिंता लाते हुए कहा, रमेश जी, आपने वो जमीन खरीदने से पहले गांव वालों से पूछा क्यों नहीं? आप जिस मकान में रह रहे हैं वो 1970 में एक जमींदार ठाकुर रघुराज का ठिकाना हुआ करता था। सरपंच ने जो बताया उसने रमेश जी की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ा दी। ठाकुर रघुराज कला जादू और तंत्र विद्या का पुजारी था। कहते हैं कि उसने अपनी सिद्धियों के लिए अपने ही परिवार के 4 लोगों की बलि दी थी और उन्हें उसी आंगन में दफना दिया था जहां आज आपका कुआं है। बाद में गांव वालों ने उस हवेली को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। रघुराज उसी आग में जिंदा जलकर मर गया था। उसकी आखिरी चीख थी कि जो भी इस जमीन पर रहेगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। सरपंच ने कहा, वह कोई आम भूत नहीं है रमेश जी, वो है एक महाप्रेत बन चुका है। आप लोग आज ही वो घर खाली कर दीजिए। रमेश जी ने सोचा कि वे आज रात किसी तरह रुकेंगे और कल सुबह तक सारा सामान लेकर निकल जाएंगे। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। उस रात जैसे ही घड़ी में 12 बजे पूरे घर की बिजली गुल हो गई। अचानक आंगन के कुएं में पानी के उबलने और लोहे की जंजीरों के खींचने की आवाजें आने लगी। घर के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप जोर जोर से बंद और खुलने लगे। आरोन ने देखा कि हॉल की दीवार पर लगा बड़ा सा आईना अपने आप चटक गया और उस आईने के टूटे हुए कांच में एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। जला हुआ मांस, लटकती हुई चमड़ी और आंखों की जगह धधकते हुए लाल अंगारे। वह साया आईने से बाहर निकलकर सीधे हवा में तैरता हुआ हॉल के बीचों बीच आ गया। कमरे में चमेली के तेल और जलते हुए मांस की बदबू इतनी तेज हो गई कि दम घुटने लगा। भागो, यहाँ से भागो, रमेश जी ने चीखे। उन्होंने सावित्री जी का हाथ पकड़ा और आरव को साथ लेकर मुख्य दरवाजे की तरफ भागे। पर दरवाजा बाहर से जैसे किसी ने लोहे से वेल्ड कर दिया हो, टस से मस नहीं हो रहा था। पीछे से वह साया तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी लंबी हड्डियों वाली उंगलियां सीधे आरव की तरफ बढ़ी। आरव ने डर के मारे पास ही रखे पीतल के एक बड़े दिए को उठाया जिसमें माँ ने शाम को पूजा की थी और आरती की भस्म रखी थी, और पूरी ताकत से उस साया के मुंह पर फेंक दिया। जैसे ही पवित्र भस्म और पूजा का तेल उस साया से टकराया, वहां एक भयानक
चीख गूंजी। वह साया कुछ पलों के लिए नीले धुएं में तब्दील हो गया। उसी पल रमेश जी ने पास रखी लकड़ी की भारी चौकी उठाकर दरवाजे पर दे मारी। दरवाजा धड़क कर खुला और तीनों बदहास हालत में बाहर भागे। ये नंगे पैर बिना किसी सामान के रात के उस अंधेरे में गांव की तरफ भागते रहे। पीछे से उस घर के अंदर से बर्तनों की टूटने और शीशों के फटने और ये भयानक चीख की आवाजें आती रही। रमेश चंद्र जी और उनका परिवार उस रात किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव के सरपंच के घर पहुंचे। अगले ही दिन वे अपना सारा कीमती सामान वहीं छोड़कर शहर वापस लौट आए। आज उस घटना को 3 साल बीत चुके हैं। बैतूल के उस कोटा गांव में वह मकान आज भी वैसे कि वीरान पड़ा है। गांव वालों का कहना है आज भी अगर कोई रात के समय उस मकान के पास से गुजरता है तो उसे छत पर भारी कदमों के चलने की आवाज़, कुएं में जंजीरों की सरसराहट और चमेली के तेल की वही भयानक बदबू आती है। कोई भी उस जमीन को खरीदने की हिम्मत नहीं करता। रमेश जी कहते हैं कि उस रात उन्होंने जो देखा और महसूस किया, ईश्वर और शैतान के बीच की उस पतली रेखा को हमेशा हमेशा के लिए उनके दिमाग में वो कर दिया। दोस्तों, अगर कभी आपको किसी अनजान जगह पर अचानक चमेली के तेल की बिना वजह महक आए तो सावधान हो जाइएगा। शायद कोई आपके बहुत करीब खड़ा है। हेलो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आप नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का घंटा दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।